तो आज हम एक नज़र डालने वाले हैं दक्षिण एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों पर, भारत और पाकिस्तान। हम उनकी सैन्य क्षमताओं को आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर परखेंगे। ये नंबर हमें क्या बताते हैं और ज़मीनी हकीकत इनसे कितनी अलग है। चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम एक ओवरऑल व्यू लेंगे, यानी बड़ी तस्वीर देखेंगे। फिर हम ज़मीन, हवा और समंदर में दोनों की ताकत को समझेंगे। इसके बाद बात होगी उन खतरनाक हथियारों की जो गेम बदल सकते हैं। और आखिर में हम उस आर्थिक शक्ति को भी जानेंगे जो इस पूरी सैन्य मशीनरी को चलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। पूरी दुनिया के मुकाबले ये दोनों देश सैन्य शक्ति के मामले में आखिर खड़े कहाँ हैं, और इससे भी ज़रूरी बात, अपनी सेना पर ये खर्च कितना करते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। वहीं पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा फासला है जो साफ तौर पर भारत की ओवरऑल मिलिट्री ताकत को दिखाता है। पर रुकिए, ये तो बस एक रैंकिंग है, एक नंबर। असली कहानी तो जमीन पर है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये नंबर हकीकत में क्या मायने रखते हैं। और यहां असली कहानी छिपी है पैसों में। भारत का रक्षा बजट लगभग $7.5 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का करीब $9 बिलियन। यानी भारत पाकिस्तान से लगभग 8 गुना ज्यादा खर्च करता है। अब जाहिर है, जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा हो तो आप बेहतर हथियार खरीद सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं और अपनी सेना को ज्यादा अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी सेना सिर्फ पैसों या रैंकिंग से नहीं बनती। सेना का असली दिल होते हैं उसके जवान और उनके हाथ में मौजूद हथियार। तो अब देखते हैं कि जमीन पर भारत और पाकिस्तान की फौजें कैसी दिखती हैं। अगर हम सिर्फ सैनिकों की गिनती करें तो यहां भारत का पड़ला भारी दिखता है। एक्टिव सैनिक हों या रिजर्व, भारत के पास संख्याबल ज्यादा है। सैन्य भाषा में इसे रणनीतिक गहराई कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई लंबा संघर्ष होता है तो भारत के पास मैदान में उतारने के लिए ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। अब जब बात हथियारों की आती है तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, भारत के पास टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर के मामले में आगे है। इससे शायद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की रणनीति लंबी दूरी से हमला करने पर ज्यादा केंद्रित हो सकती है। कहते हैं कि आज की जंग जमीन से ज्यादा आसमान में लड़ी और जीती जाती है, तो फिर देर किस बात की। चलिए देखते हैं कि हवा में किसका दबदबा है। एक बार फिर संख्या के मामले में भारत आगे है। भारतीय वायुसेना का बेड़ा काफी बड़ा है, जिसमें हर तरह के विमान शामिल हैं, मालवाहक जहाजों से लेकर लड़ाकू जेट तक। और इसका फायदा यह है कि वो एक ही समय पर कई अलग अलग तरह के मिशन कर सकते हैं। लेकिन यहां बारीकियों को समझना जरूरी है। भारत के पास ज्यादा फाइटर जेट्स हैं जो उन्हें हवा में अपना कंट्रोल बनाने में मदद कर सकते हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर भी ज्यादा हैं जो सैनिकों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, हमलावर हेलीकॉप्टरों में फर्क थोड़ा कम है, जिससे लगता है कि जमीनी ठिकानों पर हमला करने की क्षमता दोनों के पास लगभग बराबर हो सकती है। जमीन और हवा के बाद अब रुख करते हैं समंदर की ओर। एक मजबूत नौसेना सिर्फ आपके समुद्री किनारों की रक्षा नहीं करती, बल्कि दुनिया भर में आपकी ताकत का झंडा भी बुलंद करती है। और ये एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक अंतर है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। अब आप सोचिए, विमान वाहक पोत एक तरह से तैरते हुए हवाई अड्डे होते हैं। ये भारत को अपनी हवाई ताकत को अपने तटों से हजारों मील दूर दुनिया में कहीं भी ले जाने की क्षमता देते हैं। इसी को कहते हैं ब्लू वाटर नेवी, जो पाकिस्तान के पास फिलहाल नहीं है। भारत की नौसैनिक ताकत सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर तक ही सीमित नहीं है। उनके पास ज्यादा पनडुब्बियां हैं जो छिपकर दुश्मन के जहाजों पर हमला कर सकती हैं। और तो और, इस क्षेत्र में विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर्स, जो कि बहुत शक्तिशाली जंगी जहाज होते हैं, वो सिर्फ भारत के पास हैं। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जो सारे समीकरण बदल देता है, परमाणु हथियार। ये वो हथियार हैं जो किसी भी जंग का रुख पूरी तरह से पलट सकते हैं। और जब बात न्यूक्लियर वेपन्स की आती है तो दोनों देश लगभग बराबरी पर खड़े हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है जहां कोई भी पक्ष दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं हो सकता। इसे अक्सर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी परस्पर सुनिश्चित विनाश की स्थिति भी कहा जाता है। पर यहां एक दिलचस्प बात है। कुछ अनुमानों के मुताबिक
पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें ज्यादा हो सकती हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां वो अपने परमाणु हथियारों को भारत की पारंपरिक सैन्य ताकत के खिलाफ एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए, इतनी बड़ी सेना को खड़ा रखने और चलाने के लिए पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा। तो अब ये समझना जरूरी है कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं उनकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को कितना सपोर्ट कर पाती हैं। अब भारत के बजट को थोड़ा करीब से देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती भी सामने आती है। आप देखिए, जितना भी पैसा डिफेंस के लिए रखा गया है, उसका लगभग आधा, सोचिए 50% हिस्सा तो सिर्फ सैलरी और पेंशन में चला जाता है। इसका सीधा असर पड़ता है नए हथियारों और टेक्नोलॉजी की खरीद पर। जब इतना बड़ा हिस्सा फिक्स्ड खर्चों में चला जाए तो सेना के आधुनिकीकरण के लिए पैसा कम बचता है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री की ये बात दोनों देशों की एक जैसी मुश्किल को उजागर करती है। दोनों जानते हैं कि उन्हें अपनी सेनाओं को मॉडर्न बनाना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा और जो है उसे कैसे समझदारी से खर्च किया जाए। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। पिछले एक दशक में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है, यानी सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश। ये एक तरफ तो सेना को मॉडर्न बनाने की जबरदस्त इच्छा को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताता है कि भारत विदेशी सप्लायर्स पर कितना ज्यादा निर्भर है। और इसी विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई है। इसका सीधा सा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा सैन्य उपकरण अपने ही देश में बनाना, ताकि विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम हो सके। और ये चार्ट दिखाता है कि वो धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। तो इन सब बातों के बाद हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के दौर में जहां जंग हथियारों से ज्यादा टेक्नोलॉजी और पैसे से लड़ी जा रही है, वहां दक्षिण एशिया में शक्ति का ये संतुलन भविष्य में क्या मोड़ लेगा? शायद अब सैन्य ताकत की परिभाषा ही बदल रही है और असली दौड़ अब तकनीकी श्रेष्ठता और आर्थिक स्थिरता की है।